गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज जो हमारे राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि के जो प्रमुख साधन हैं उनका नाम है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद। इनका अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, हम पिछली कक्षाओं से ये अध्ययन कर रहे हैं कि किसी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय हित क्या महत्व रखते हैं, क्यों जरूरी होते हैं अपनी विदेश नीति के संचालन में, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अपने हितों की पूर्ति के लिए। स्वाभाविक है कि हर कोई राष्ट्र अपने आप में पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। अपने हितों की पूर्ति के लिए वो अन्य देशों पर निर्भर होता है। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों की पूर्ति कर सकें, तो हमने देखा कूटनीति एक है साधन, प्रचार है, राजनीतिक युद्ध है। और आज हम देखेंगे कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद किस प्रकार से हितों में अभिवृद्धि के साधन हैं। तो एक एक करके इसको स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साम्राज्यवाद को समझते हैं कि साम्राज्यवाद क्या होता है। देखो, आप सभी ने अपनी पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। आपने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद ये तीनों शब्द अच्छी तरह से सुने हैं, समझे हैं और अच्छे ढंग से वाकिफ हो आप, क्योंकि हम पिछली हमारी कॉलेज शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा में भी इन शब्दों के बारे में काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नव उपनिवेशवाद एक नवीनतम अवधारणा है जो लगभग यूँ कह सकते हैं कि 1950 के बाद विशेषकर 20वीं शताब्दी के अंतिम 1-2 दशक से ये शुरुआत हुई मानी जाती है। देखो, साम्राज्यवाद या विस्तारवाद करीब करीब एक दूसरे के पूरक हैं। पहले समझते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद किसी भी देश पर एक शक्ति संपन्न राज्य या शक्ति संपन्न देश किसी दूसरे राज्य पर राजनीतिक शक्ति को अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब राजनीतिक शक्ति को नियंत्रण में लेने के साथ साथ आप उसकी आर्थिक है, सब कुछ शक्ति भी उसके नियंत्रण में आ गई है। जो भी शासन व्यवस्था का संचालन करना है वो उस देश के स्वयं के हाथों में आ जाता है, जो शक्तिशाली देश है। गरीब या कमजोर राज्य पर एक प्रकार से आक्रमण या किसी भी तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, फिर जो अपने हित हैं उन हितों में जैसे पूर्ति करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में विश्वास करता है। आज हम ये उस गहराई में नहीं जाकर ये समझेंगे कि ये कंसेप्ट क्या कहता है। अपन को कंसेप्ट समझता है कि साम्राज्यवाद किस में विश्वास करता है, किस में यकीन करता है और कोई राज्य इसका किस प्रकार से हितों में वृद्धि करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साम्राज्यवाद जिसकी जो मूल अवधारणा या जो विश्वास है वो ये क्या है कि ये अपनी राज्यों की जो सीमाएं होती है उसको बढ़ाने में विश्वास करता है। अर्थात एक राज्य है, उस पर आक्रमण हो गया, नियंत्रण हो गया, फिर वो धीरे धीरे अपनी सीमाएं फैलाता जाता है। पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करेगा, फिर आक्रमण करेगा, फिर आक्रमण करके धीरे धीरे पूरा विस्तार और एक विस्तृत राज्य का निर्माण करने में विश्वास करता है। कौन? साम्राज्यवाद। ठीक है। दूसरा समझते हैं कि ये अन्य देशों को अपने अधीन करके उनका शोषण करता है। यानी जिन देशों को अपने नियंत्रण में ले लिया है उन देशों से वो पूरी तरह से आर्थिक है या जो भी उसका हित है उसके हितों के अनुरूप पूरा शोषण करने का काम करेगा। वो ये कभी नहीं सोचेगा कि मैं इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के जो लोग हैं उनके लिए क्या करूं क्या ना करूं। वो तो केवल यही सोचेगा कि मैं केवल, मेरा मकसद है शोषण करना, यहाँ से जो भी कच्चा माल है कि मुझे जो भी मेरे व्यापारिक हैं, आर्थिक हैं, जैसे हित हैं, इन हितों की पूर्ति करूँ। राजनीतिक हित है, राजनीतिक हितों की पूर्ति करने का काम करेगा। वो ये कभी नहीं सोचेगा कि इस देश के लिए कुछ भला करें, उस देश के लिए कुछ करें। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने में विश्वास करता है, अपनी सीमा को बढ़ाने में विश्वास करता है, अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। ठीक है, ये आर्थिक शोषण तो करता है, लेकिन साथ साथ सैनिक और राजनीतिक शोषण भी करते हैं। यानी जब ये तो सिंपल सी बात है कि ये साम्राज्यवाद है, पूरा देश उसके नियंत्रण में आ गया तो जैसा चाहे ऐसा शोषण करेगा। वहाँ पर किसी प्रकार से ये नहीं चलेगा कि नहीं आप ऐसा मत करिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पूरी शक्ति उसके हाथों में होती है और जिस राज्य पर आक्रमण करके अपने नियंत्रण में ले लिया वो एक गुलाम के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। इस प्रकार से ये सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण भी करते रहते हैं।
तथा इसके अंतर्गत विविध राष्ट्रीय इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है। अब देखो, अलग अलग अपनी राष्ट्रीय इकाइयाँ होती थी, सब स्वतंत्र थे, लेकिन जब आक्रमण करके सब अपने नियंत्रण में ले लिया, तब पूरे संपूर्ण राष्ट्र पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होगा। जो भी उसका नाम होगा, जो भी उसका नेता होगा, वही सब कुछ उसके लिए सर्वोच्च होगा, वही उसके लिए कानून होगा, सब कुछ वही होगा। उस राज्य राष्ट्र की जो भी पहचान थी वो पहचान मिट जाएगी। पूरा नियंत्रण किसका होगा? जिस राज्य ने उस पर आक्रमण किया उसका। ठीक है, तो एक राष्ट्र राज्य में ही सब कुछ आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये भी देखते हैं कि साम्राज्यवादी देश होते हैं वो अपने अधीनस्थ राष्ट्र के हितों की उपेक्षा करते हुए अपने हितों को प्राधान्य प्रदान देते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अपने अधीनस्थ जितने भी राज्य हैं उनके हितों की उपेक्षा करेंगे, उनके हितों की पूर्ति नहीं करेंगे, उनके हितों को आप नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको नहीं पड़ी उनके हितों की वृद्धि करना, क्योंकि वो तो अपने स्वयं की वृद्धि हितों की करना चाहता है। तो फिर क्या करेंगे? उनके हितों की, यानी जिस राज्य पर नियंत्रण किया है तो नियंत्रण वाले राज्यों के हितों की उपेक्षा करते हुए अपने स्वयं के हितों को प्रमुखता देते हुए, प्रधानता देते हुए अपने हितों को प्राप्त करने का काम करेगा। बात स्पष्ट हुई। ये साम्राज्यवादी देशों की हमेशा पहचान रही है। इसके अलावा और भी समझ सकते हैं कि साम्राज्यवादी देश के पास उत्कृष्ट कोटि के अस्त्र शस्त्र और राजनीतिक या रणनीतिक कौशल और अधिक पूंजी होती है। ये तो होती है, तभी तो कर पाते हैं। नहीं तो क्या कोई गरीब राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को कभी साम्राज्यवादी स्थापित कर पाया? एक गरीब राष्ट्र में, किसी कमजोर राष्ट्र में किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती है, तो कैसे करेंगे? तो स्वाभाविक है कि साम्राज्यवादी ताकत अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होती है। उसके पास उन्नत कोटि के या उन्नत किस्म के अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनके पास हथियार होते हैं और सैनिक शक्ति से मजबूत होता है, तथा रणनीतिक कौशल, यानी एक प्रकार से युद्ध की रणनीति है कि किसी भी आक्रमण की रणनीति है, यानी एक प्रकार से पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही कुशल होते हैं, तथा उनके पास अधिक पूंजी भी होती है, पूंजी की भी अधिक मात्रा होती है। तो इस प्रकार की सब ताकतों को धारण करने वाला ही साम्राज्यवादी ताकत बनता है। ठीक है, तो अब हमने ये समझा कि साम्राज्यवाद किस प्रकार का होता है और क्या क्या अपने जो सिद्धांत होते हैं उन्हें विश्वास करता है। तो सबसे पहले हमने स्पष्ट किया कि साम्राज्यवाद अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाने में विश्वास करता है, यह अन्य देशों को अपने अधीन करके उनका शोषण करता है, ये आर्थिक शोषण के साथ साथ सैनिक और राजनीतिक शोषण भी करता है, तथा इसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है। साम्राज्यवादी देश अपने अधीनस्थ राष्ट्रों के हितों की उपेक्षा करते हुए अपने हितों को प्रमुखता देते हैं। साम्राज्यवादी देशों के पास उत्कृष्ट कोटि के अस्त्र शस्त्र तथा रणनीतिक कौशल और अधिक पूंजी होती है। ठीक है, तो ये सब अपने पास ताकत रखते हैं, तो वो कह सकते हैं कि ये साम्राज्यवादी ताकत है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीमाओं का विस्तार करने में यकीन करते हैं। वर्तमान में साम्राज्यवाद को डॉलर साम्राज्यवाद या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहते हैं। अब देखो, अब ये जो मैंने बात बताई ये एक पारंपरिक साम्राज्यवाद की पहचान रही है, यानी समझ सकते हैं कि जब 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के बाद यूरोप में जो आर्थिक या औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद यूरोपीय देश दुनिया के अलग अलग देशों में गए और विशेषकर तीसरी दुनिया के देश जिसमें अफ्रीकी देश, दक्षिण एशियाई देश, माफ कीजिएगा अफ्रीकी देश, दक्षिण अमेरिकी देश और एशियाई देश, ये सब तीसरी दुनिया के देशों में शामिल होते हैं। तो इन देशों की तरफ आए क्योंकि इनके पास कच्चे माल की प्रधानता थी और उनको लगा कि यहाँ पर कच्चे माल की पूर्ति करने के साथ साथ अपने पास औद्योगिक क्षमता है, तकनीक है, तो इसका प्रयोग करते हुए हम इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब विकास कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो ये लोग, ये जो यूरोपीय देश थे, इन देशों की तरफ गए और लंबे समय तक उनको शोषण का शिकार किया, उनका साम्राज्यवाद विस्तार किया। यही नहीं, यूरोप में भी यही प्रवृत्ति चलती रही। फिर धीरे धीरे उनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी। यूरोपीय शिक्षा को से प्रेरित होकर उन्होंने अपने देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाए और लगभग 1950-60 के आसपास दुनिया के करीब हर एक देश स्वतंत्रता की ओर बढ़े। लेकिन 1950 के दशक के बाद साम्राज्यवाद ने एक जो नया रूप धारण किया है उसको हम समझ सकते हैं डॉलर साम्राज्यवाद या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। डॉलर साम्राज्यवाद का तात्पर्य है अमेरिकी केंद्रित अर्थव्यवस्था। अमेरिकी केंद्रित अर्थव्यवस्था, डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो डॉलर में ही होता है, तो अमेरिका का पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत आर्थिक नीतियों पर बहुत बड़ा नियंत्रण रहता है। आप समझेंगे कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, बहुत बड़ी भूमिका है और अमेरिका अपने समर्थित नीतियों को ही लागू करवाने का काम करता है। तो जिस प्रकार से अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होना या वर्चस्व चल रहा है वो डॉलर साम्राज्यवाद और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के बाद में
दुनिया का हर देश नज़दीक आ गया, दुनिया एक गांव में तब्दील हो गई, एक बाज़ार में तब्दील हो गई। ठीक है, हर देश के कल्चर, व्यापारिक के साथ साथ कल्चर भी एक दूसरे में आदान प्रदान शुरू हो गया। एक देश का कल्चर दूसरे देश में, आपने देखा होगा जो अमेरिका का खान पान है आज भारतीयों के खान पान में भी हो रहा है। कभी पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच है, ये हमारा कभी खाद्यान्न नहीं हुआ करते थे, हमारा भोजन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हम लोग इसको खाते हैं। ये कहाँ का है? तो एक प्रकार से क्या है, ये सांस्कृतिक है। दूसरा हमारा रहन सहन, हमारे खान पान, हमारे जो वेशभूषा, इन सभी में कह सकते हैं कि एक प्रकार से पूरा कन्वर्ट हो रहा है कल्चर एक जगह से दूसरे जगह में। तो ये सब कुछ जो वर्तमान में जो चल रहा है उसको क्या कहेंगे? सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। ठीक है, यानी एक अपनी संस्कृति का पूरे विश्व पर फैला दो ताकि हमारे कल्चर पर डिपेंड होकर हम जिस प्रकार का लाभ उठाना चाहें उस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि वर्तमान में साम्राज्यवाद का क्या रूप चल रहा है, तो आप कह सकते हैं डॉलर साम्राज्यवाद है या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, जो इनका बहुत ही बड़ा प्रभाव विश्व में पड़ता जा रहा है। ठीक है, एक हमारे साम्राज्यवाद के उदारवादी सिद्धांत के प्रतिनिधि हैं, विचारक हैं जे हॉब्सन कहते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का फल न होकर पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ असंतुलनों का परिणाम है। ठीक है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का फल नहीं होकर पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ असंतुलनों का परिणाम, मतलब वो पूंजीवाद को कहते हैं कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद को बढ़ाता है, लेकिन जे हॉब्सन ये इसको यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, पूंजीवाद का नहीं बल्कि ये पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ असंतुलन हुए उसका परिणाम यह है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। दूसरा शुम्पेटर क्या कहते हैं पूंजीवाद के आधिपत्य पर, कि एक अखबारी परियों की कहानी है जो कि करीब करीब मूर्खतापूर्ण है और तथ्य से परे है। इस बात में भी वो यकीन नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने समझा कि साम्राज्यवाद क्या होता है। अब देखो, साम्राज्यवाद के साधन समझ सकते हैं, सैनिक है, आर्थिक है और सांस्कृतिक। इसके अलावा और कोई साधन प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, साम्राज्यवाद के लक्ष्य होते हैं, वो होता है विश्व साम्राज्य, महाद्वीपीय साम्राज्य, इस प्रकार के साम्राज्य स्थापित करने जो पूरे विश्व स्तर पर अपना आधिपत्य हो जाए। तो ये होते हैं इनके साम्राज्यवाद से संबंधित। अब हम समझेंगे उपनिवेशवाद क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है। देखो, किसी भी देश को केवल आर्थिक आधार पर, आर्थिक शोषण के आधार पर किसी भी देश को अपने नियंत्रण में रखना उपनिवेशवाद होता है। लेकिन जब राजनीतिक शक्ति भी उसके आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक भी अपनी शक्ति नियंत्रण में आ जाती है तो फिर वो साम्राज्यवाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो साम्राज्यवाद को पढ़ने के बाद अब देखेंगे उपनिवेशवाद में क्या क्या होता है। देखो, उपनिवेश वह भूप्रदेश हैं जो एक विदेशी राज्य द्वारा शासित हैं। ठीक है, और जिसके अपने निवासियों को अपने शासन में पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। कहने का तात्पर्य किसी विदेशी शक्ति द्वारा वो राज्य संचालित होता है तथा अपने देश के जो नागरिक हैं उनको पूरे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। अब ऑर्गेन्स के हैं, उन्होंने उपनिवेश का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है। एक उन्होंने बताया है बिंदु उपनिवेश, ऑर्गेन्स के हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक हैं, उन्होंने इसको दो प्रकार से बताया है। पहला बताया है बिंदु उपनिवेश। बिंदु उपनिवेश मतलब बिंदु की तरह छोटे छोटे भूखंड होते हैं, ये महासागरों में नन्हे नन्हे द्वीप होते हैं। इन बिंदु उपनिवेशों का नियंत्रण और उपयोग एक व्यापारिक केंद्र अथवा अपराजित देशों के मध्य एक पड़ाव के रूप में या समुद्री व्यापारिक एवं सामरिक महत्व के मार्गों पर ईंधन भरने के लिए किया जाता है। देखो, छोटे छोटे भूखंड होते हैं महासागरों में छोटे छोटे द्वीप होते हैं, और इन जो छोटे छोटे द्वीप हैं या बिंदु उपनिवेश हैं उनका जो नियंत्रण है या उपयोग है, इनका केवल एक व्यापारिक मार्ग के केंद्र या फिर एक पड़ाव के रूप में या फिर जो व्यापारिक सामरिक महत्व के मार्ग हैं उनमें बड़े बड़े देशों के जो जहाज़ हैं उनके ईंधन भरने के लिए किया जाता है। जैसे आपको बताएं, जिब्राल्टर है, सिंगापुर है, हांगकांग है, पनामा है, ये छोटे छोटे जो एक द्वीप हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी शक्तियाँ अपने नियंत्रण में रखती हैं, उन द्वीपों को पूरा नियंत्रण रखती है। कभी भी किसी भी युद्धकालीन स्थिति हो, सामान्यकालीन हो, तो अपने वहाँ पर नौसेना रख सकते हैं, अपनी वहाँ पे बड़े बड़े जहाज हैं, उन पर नियंत्रण, उनके ईंधन, विभिन्न जितनी भी आवश्यकता होती है वो पूर्ति करते थे। इनको क्या कहेंगे? बिंदु उपनिवेश। अब दूसरा देखते हैं क्षेत्रीय उपनिवेश। अब क्षेत्रीय उपनिवेश में क्या होता है, इनका जो आकार होता है वो बहुत बड़ा विशाल होता है, जो इनका जो भूप्रदेश है वो बहुत बड़ा विशाल होता है, जिन पर आर्थिक और राजनीतिक कारणों से नियंत्रण किया जाता है। समझ गए आप? क्षेत्रीय उपनिवेश आकार बहुत बड़ा होता है और आर्थिक और राजनीतिक कारणों से उन पर नियंत्रण किया जाता है। अब इसको भी उन्होंने दो प्रकार से विभाजित किया है। पहला जो विभाजित किया है वो बस्ती उपनिवेश।
अब बस्ती उपनिवेश का तात्पर्य है कि वे उपनिवेश जहाँ की जलवायु और ऋतु यूरोपीय लोगों के अनुकूल हो और बड़ी संख्या में वहाँ के लोग निवास करते हैं। अब देखो, मतलब उस देश की जिस उपनिवेश, मतलब जिस राज्य को उपनिवेश बनाया है, उस उपनिवेश की तो जलवायु और ऋतु यूरोपीय लोगों के अनुकूल होनी चाहिए। देखो, यूरोप की जो अवस्थिति है, भू अवस्थिति है, वो एक प्रकार से ठंडे प्रदेशों में, समशीतोष्ण क्षेत्र में, तो वो लोग वहाँ पे निवास करना चाहते हैं, तो वो लोग उसी क्षेत्र में निवास करेंगे वहाँ की जलवायु अगर यूरोप से मिलती जुलती है तो यूरोप के लोग वहाँ के जो बड़ी संख्या में निवास करते हैं वो कहलाता है बस्ती उपनिवेश। जैसे आप देखिए, भारत में अंग्रेज कभी नहीं रहे, भारत में अंग्रेज कभी नहीं रहे, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, आप ब्राज़ील में देखेंगे, आप दक्षिण अमेरिका में देखेंगे, तो आपको वहाँ उसकी जो अवस्थिति है उसी के अनुकूल वहाँ पे वो हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। अगला है शोषण क्षेत्र उपनिवेश। शोषण क्षेत्र उपनिवेश, इसमें क्या होता है कि इनका प्रयोग केवल शोषण के लिए किया जाता है। इन उपनिवेशों में यूरोपियों की संख्या बहुत कम होती है और ये मुख्यतः शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, पादरी वर्ग, सैनिक वर्ग तक सीमित होते हैं। जैसे हमारा भारत पर अंग्रेजों ने जो शासन किया तो उनका जो मकसद था यहाँ पर निवास करना नहीं बल्कि शोषण करना था। तो हमारा जो ये जो भारत का जो उपनिवेश उस ज़माने में शोषण क्षेत्र उपनिवेश के तौर पर शामिल कर सकते हैं। इनका प्रयोग केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल को उपभोग करो और यहाँ पर शोषण करो, ठीक है। इन उपनिवेशों में केवल यूरोपियों की संख्या जो होती है वो कम होती है, क्योंकि गर्म और थोड़े जलवायु के अनुकूल वो बड़ी संख्या में निवास नहीं करते हैं। तो ये हमने देखे इस प्रकार के उपनिवेश, ठीक है। उपनिवेश कच्चा माल, तैयार माल के लिए बाजार, सस्ते श्रम, सैनिकों की भर्ती, जनसंख्या के निवास, सैनिक अड्डों के रूप में हमेशा लाभदायी होते आए हैं इन साम्राज्यवादी ताकतों के रूप में। तो ये हमने देखा उपनिवेशवाद। अब एक नया कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है नव उपनिवेशवाद। ये एक नवीनतम अवधारणा है। देखो, क्योंकि आपको पता है कि विश्व की ऐसी परिस्थितियाँ बनी, संयुक्त राष्ट्र संघ का आविर्भाव हुआ, विश्व में एक ही लहर चली लोकतंत्र, और जितने गुलाम राष्ट्र हैं, जितने भी उपनिवेश हैं, इनको सबको स्वतंत्र करो। तो इस स्वतंत्रता की लहर उमड़ी, धीरे धीरे करके हर एक राज्य स्वतंत्र हो गए। अब ये जो बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य थे, यूरोपीय शक्तियाँ थी, इनके मन में एक भाव था कि हम आज तक जो कच्चा माल है वो यहीं से प्राप्त करते थे और आज हमारा उन पर नियंत्रण नहीं है क्योंकि हमने उनको स्वतंत्र कर दिया है। तो फिर वो धीरे धीरे इस ग्लोबलाइजेशन की आड़ में पुनः एक प्रकार से डॉलर साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, यहाँ पे एक प्रकार से कि इन्हीं तरीके से वो वापस पुनः हस्तक्षेप करके वो नव उपनिवेशवाद के नाम से एक नया कंसेप्ट आया। देखो किस प्रकार से समझते हैं। एशिया अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्रता संप्रभु हैं। प्रत्यक्ष में भले ही स्वतंत्र हो परंतु अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी महाशक्ति के प्रभाव में है। ये ऐसा उनको अफ्रीका और एशियाई देशों में खूब मिलेगा कि प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र नहीं है, वो किसी न किसी महाशक्ति के प्रभाव में है। नव उपनिवेशवाद का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने के पश्चात उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करना उनका उद्देश्य रहा है। मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी कि आप संभालो अपने देश को, अपने देश की राज्य व्यवस्था आप संभालो, लेकिन आर्थिक लाभ वो हमेशा प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। कौन से? जो एक जमाने में उस राज्यों पर किसी महाशक्ति का नियंत्रण था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया अफ्रीका के देशों पर बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से पश्चिमी देश नवोदित राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदा पर दीमक की तरह घुसते जाते हैं। देखो, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इन राष्ट्रों को स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन इन यूरोपीय शक्तियों को या यूरोपीय के जो पश्चिम देश हैं इनको बहुत बड़ा मन भाव हो रहा था कि इन गरीब राष्ट्रों पे या तीसरी दुनिया के देशों के पास तकनीक नहीं है, आर्थिक शक्ति नहीं है, लेकिन कच्चा माल है जो हमारे लिए बहुत बड़ा लाभदायक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन की आड़ में बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनी का प्रयोग करते हुए वो अंदर घुसे और वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसको दीमक की तरह चाटते रहे या दीमक की तरह घुसते जाते हैं। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर रहे हैं, पूंजी निर्यात। अब देखो, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो इतने बड़े बड़ा उनका टर्नओवर होता है कि किसी छोटे मोटे देश की जीडीपी से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं, पूंजी का निर्यात करते हैं, आसान विनिमय दरें, कच्चे तेल, उपभोक्ता, व्यापार पर पूरा नियंत्रण किनका होता है? इनका होता है, ठीक है। अब ये जो नव उपनिवेशवाद है वो उसके के रूप में होता है। देखो, इसके दो रूप बताएं। एक तो है कि आर्थिक दृष्टि से पराश्रित देश, आर्थिक दृष्टि से पराश्रित मतलब दूसरों पर आश्रित देश हैं। कैसे? ये वे देश होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं
परंतु उनके उद्योग धंधे तथा व्यापार किसी विदेशी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से अविकसित राष्ट्र होते हैं। कहने के तात्पर्य राजनीतिक दृष्टि से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन व्यापारी उद्योग इनका पूरा पूरा नियंत्रण किसी दूसरे देश का होता है, तो इनको कैसा कहा जा सकता है? पराश्रित देश। एक होते हैं पिछलग्गु देश, यानी सैटेलाइट कंट्री। उस देश को कहते हैं जो औपचारिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, परंतु राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार से उस पर किसी विदेशी सत्ता का नियंत्रण होता है। पहले वाले तो केवल आर्थिक पर निर्भरता थी, यहाँ तो राजनीतिक और आर्थिक दोनों पर किसी प्रकार से किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में होता है। ठीक है, देख सकते हैं समझ, जैसे द्वितीय विश्व के बाद में सोवियत रूस का कई देशों पर इस प्रकार का प्रभाव था, और आजकल जो चीन है वो भी इसी दिशा में बढ़ने का प्रयास करता रहा है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि नवोपनिवेशवाद एक नवीन कंसेप्ट है जो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अपनी भूमिका निभाता है और किस प्रकार से इनको प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है।